जय हिंद। लास्ट क्लास में हम लोग पढ़े थे मलेरिया के बारे में। और मलेरिया में हम आपको मलेरिया जो होता है वो प्लाज्मोडियम के बारे में होता है और उसके जीवन चक्र के बारे में हम आपको बताए थे। आज कुछ मलेरिया के ही बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले समझने का कोशिश करेंगे कि मलेरिया का रोकथाम क्या है। तो सबसे पहले हम लोग मलेरिया के रोकथाम के लिए क्या करते हैं कि जो मलेरिया का प्लाज्मोडियम है या उसका जो कैरियर है उसको हम लोग समाप्त करने का कोशिश करते हैं। और इसके लिए जनरली प्लाज्मोडियम को समाप्त करने के लिए मच्छर को, उसका जो वाहक मच्छर होता है उसको समाप्त करने के लिए कई तरह के सावधानियों को हम लोग क्या करते हैं, अपनाते हैं। तो सबसे पहले बात है कि मच्छर को पनपने के लिए जो चाहिए होता है वो पानी चाहिए होता है। तो उसको रोकने के लिए कहने का मतलब है कि अपने घर के आसपास जो गड्ढा होता है वहाँ पर पानी जमा होने नहीं देना चाहिए। बहुत तरह के और भी चीज़ें होते हैं जहाँ पर पानी जमा हो सकता है। जैसे कि बात करें तो जो कूलर होता है उसमें पानी जमा हो सकता है, जो फूल वाला गमला होता है वहाँ पर पानी जमा हो सकता है, नारियल का जो फूल होता है, टायर है, ये सभी में क्या होता है, पानी जमा रहता है। और अगर वो पानी लंबे समय तक रह रहा है तो वहाँ पर कई प्रकार के मच्छर क्या हो सकते हैं, पनप सकते हैं। तो इसको रोकने के लिए हम लोग क्या कर सकते हैं कि उसमें उस गड्ढे को भर सकते हैं या जो नारियल या जो टायर है उसके पानी को निकाल सकते हैं। इसके बाद अगर हम लोग बात करें तो मच्छर को रोकने का सबसे आसान तरीका होता है कि रात में हम लोग सोते समय किसका प्रयोग कर सकते हैं, मॉस्किटो नेट जो मच्छरदानी होता है उसका प्रयोग कर सकते हैं और मलेरिया के फैलाव को हम लोग रोक सकते हैं। डॉक्टर जो है इसके लिए दो प्रकार के केमिकल का प्रयोग करते हैं। एक होता है कुनैन और दूसरा होता है आर्टीथर। कुनैन और आर्टीथर का जो प्रयोग होता है वो मलेरिया के उपचार में किया जाता है। तो मलेरिया सिंपल है, इसके बारे में पूछेगा तो आप खुद से भी लिख सकते हैं। आगे हम लोग बढ़ते हैं मलेरिया के आगे। नेक्स्ट बीमारी है फाइलेरिया। फाइलेरिया को हम लोग दो नाम से जानते हैं। एक होता है, इसको हम लोग बोलते हैं फाइलेरिया जो जनरल नाम है, और दूसरा होता है हाथी पाँव। हाथी पाँव एलिफेंथियासिस। तो दोनों नाम से समझते हैं। इसमें होता क्या है, तो फाइलेरिया जो है वो एक कृमि से, गोल कृमि से होने वाला रोग है। और उस गोल कृमि का नाम है वुचेरेरिया बैंकोफटाई। ये जो वुचेरेरिया बैंकोफटाई है ये गोल कृमि होता है जो जनरली हमारे जो पश्च उपांग होते हैं, पैर और हाथ, शरीर का जो लोअर बॉडी पोर्शन होता है उसको ये क्या करते हैं, संक्रमित करते हैं। और इनके इस इन्फेक्शन से इनके कारण क्या होता है कि लोअर बॉडी पार्ट्स में सोथ हो जाता है, इन्फ्लामेशन हो जाता है। और उस इन्फ्लामेशन के कारण उनमें मौजूद जो लसिका वाहिनी होती है, जैसे रक्त वाहिनी होता है, ठीक उसी प्रकार से लसिका वाहिनी शरीर के अलग अलग भागों में मौजूद होता है। तो लोअर बॉडी पार्ट्स में जो उपस्थित लसिका वाहिनी होते हैं उन लसिका वाहिनियों में क्या हो जाता है, सूजन हो जाता है। और सूजन होने के कारण जो पैर और हाथ होते हैं वो काफी मोटे मोटे दिखाई देने लगते हैं। कहने का मतलब है व्यक्ति का पूरा शरीर जो लोअर बॉडी पार्ट होता है वो मोटा और भारी हो जाता है और उसका जो स्वरूप है वो विकृत हो जाता है। और इस बीमारी जिसमें हाथी के समान मोटे मोटे पैर और हाथ हो जाते हैं उसी को क्या बोला जाता है, हाथी पांव रोग बोला जाता है, फाइलेरिया बोला जाता है। तो सिंपल समझते हैं फाइलेरिया क्या होता है। तो फाइलेरिया को हम लोग फाइलेरियासिस या एलिफेंथियासिस के नाम से जानते हैं। यह वुचेरेरिया बैंकोफटाई एवं वुचेरेरिया मेलाई, ये दो प्रजाति है अलग अलग नामक गोल कृमि के संक्रमण से उत्पन्न होने वाला रोग है। कह रहा है कि ये दीर्घकालिक है। दीर्घकालिक का मतलब है कि एक बार किसी व्यक्ति को अगर फाइलेरिया हो गया तो वो एक उसके शरीर में लंबे समय तक रहता है, इसलिए इसको हम लोग बोलते हैं कि यह दीर्घकालिक रोग है। और इस रोग का जो वाहक होता है वो भी कौन है, मच्छर ही है, मादा क्यूलेक्स। मादा क्यूलेक्स मच्छर होती है। इससे पहले हम मलेरिया पढ़े थे और मलेरिया रोग का जो वाहक है वो कौन था। तो मलेरिया रोग का जो वाहक होता है वो होता है मादा एनोफ्लीज। तो अधिकांशतः जो बीमारी जिसमें मच्छर द्वारा होता है वो मच्छर जो होते हैं वो मादा होते हैं। ऐसा इसलिए होता है, जनरली लोग सोचते हैं कि मादा मच्छर जो है वो भोजन के लिए ब्लड को सक करता है, ऐसा नहीं है। जनरली मादा मच्छर को अंडा देने के लिए क्या होता है, गर्म टेम्परेचर की चाहिए आवश्यकता होती है। और उस गर्म टेम्परेचर के लिए वो लोग क्या करते हैं, हम लोग का ब्लड सक करते हैं। क्योंकि हम लोग जो है वो वार्म ब्लडेड एनिमल है, और वार्म ब्लडेड एनिमल होने के कारण हम लोग का जो खून होता है उनके लिए क्या होता है, टेम्परेचर का एक मुख्य साधन होता है। तो उस टेम्परेचर को प्राप्त करने के लिए वो क्या करते हैं, हमारे ब्लड को सक करते हैं। तो अधिकांशतः जो मलेरिया या फाइलेरिया या वैसे रोग जो
मच्छर के काटने से होता है। जैसे आगे वो डेंगू है, तो डेंगू जो होता है वो एडिस मॉस्किटो के कारण होता है, ये ध्यान रखिएगा, एडिस मॉस्किटो डेंगू। तो ये सब के सब जो होते हैं वो मादा मच्छर के कारण ही होते हैं। तो आगे बढ़ते हैं हम लोग। तो इसमें क्या है कि ये रोग का जो वाहक है वो कौन होता है, मादा क्यूलेक्स मच्छर है। अब बात करते हैं इसका लक्षण। तो इसका लक्षण होता है, इस रोग से ग्रसित व्यक्ति के जो पश्च उपांग होते हैं, पश्च उपांग का मतलब लोअर बॉडी पार्ट, एवं जनन अंग, जनन अंग का मतलब होता है जैसे अस्कोटम, अस्कोटम वृषण कोष जहाँ पर वृषण टेस्टिस मौजूद होता है, जनन अंग में उपस्थित लसिका जो वाहिनी होते हैं, लिम्फ वेसल जिस तरह से ब्लड वेसल्स होते हैं, सिरा और धमनी होता है, उसी प्रकार से हमारे बॉडी में कई प्रकार के लसिका वाहिनी मौजूद होते हैं। और उन लसिका वाहिनियों में क्या आ जाता है, सूजन आ जाता है, इन्फ्लामेशन आ जाता है, और उसके सूजन आने के कारण जो पैर एवं हाथ होते हैं वो काफी मोटे और भारी हो जाते हैं, तथा जो स्वरूप है व्यक्ति का, जो वास्तविक स्वरूप है, उसमें क्या हो जाता है, बदलाव आ जाता है। और इसी बदलाव को ही हम लोग क्या कहते हैं, फाइलेरिया कहते हैं। अधिक बहुत सारे लोगों का ये शिकायत है कि बहुत छोटा लिख रहे हैं, दिखाई नहीं दे रहा है, तो आदत से लाचार हैं, हम क्या कर सकते हैं, लेकिन फिर भी कोशिश कर रहे हैं कि आपको जो चीज़ लिखे हैं उसको बोल करके बताएं। क्लास वाला यहाँ पर माहौल नहीं मिलेगा, बोर्ड छोटा है, ठीक है, तो उसी में सबको एडजस्ट करने का कोशिश करना है। आगे बढ़ते हैं। तो ये जो चीज़ें हैं, फाइलेरिया एक सिंपल है, इसके बारे में एक क्वेश्चन आता है कि फाइलेरिया किससे होता है, या हाथी पाँव के नाम से किसे जानते हैं, तो वो किसके कारण किसे जानते हैं, फाइलेरिया को। और फाइलेरिया किससे होता है, तो वुचेरेरिया बैंक्रोफटाई, ये क्या है, एक प्रकार का गोल कृमि है। इसको आप क्या कर नोट कर लीजिए, और इसके बाद नेक्स्ट बीमारी की ओर बढ़ते हैं। नोट कर लिए। देखिए आगे नेक्स्ट बीमारी जो है वो रिंग वर्म है। रिंग वर्म को हिंदी में हम लोग क्या कहते हैं, दाद कहते हैं। यह जो बीमारी होता है यह कवक के संक्रमण से होने वाला बीमारी है, और इसमें कवक के कई प्रजातियां पार्टिसिपेट करती हैं। कई प्रजातियों के कारण यह बीमारी होता है। ये लिखा हुआ है कि यह कवकों के विभिन्न जनेरा जिनस जैसे माइक्रोस्पोरम, टाइकोफाइटोन और एपिडर्मियोफाइटोन के संक्रमण से होने वाला रोग है। इसमें कवक के 3 प्रजाति का नाम दिया हुआ है, माइक्रोस्पोरम, टाइकोफाइटोन और एपिडर्मियोफाइटोन। ये तीनों के तीनों ही प्रकार के जो कवक होते हैं वो क्या करते हैं, दाद और रिंग वर्म के लिए जिम्मेवार होते हैं। सबसे पहले बात करते हैं इसमें होता क्या है। तो इस रोग में जो त्वचा होता है, स्किन जो होता है, नाखून होता है, और सिरोवल्क, सिरोवल्क यहाँ पर समझने वाला बात है। जनरली जब हम लोग हाथ को ऐसे फोल्ड करते हैं तो दो त्वचा के बीच में ये जो अंदर की ओर गैप बन रहा है, इस गैप को हम लोग क्या कह रहे हैं, एक प्रकार के सिरोवल्क कहते हैं। ठीक उसी प्रकार से हमारे शरीर में कई ऐसे स्थान होते हैं जहाँ के त्वचा जो है वो मुड़े हुए होते हैं, और त्वचा मुड़े हुए होने के कारण वहाँ पर नमी हो जाता है, नमी रह जाता है, और उस नमी के कारण जो कवक है वो वहाँ पर क्या करते हैं, वृद्धि करते हैं। तो त्वचा सिरोवल्क का मतलब क्या होता है, त्वचा में उपस्थित झुर्रियाँ, जहाँ पर भी त्वचा में झुर्रियाँ पड़ती हैं उनके बीच में क्या होता है, गैप बन जाता है। और जैसे यहाँ बहुत सारे जो मोटे लोग होते हैं उनका ये जो गला होता है, ये स्किन जो होता है, यहाँ पर भी क्या होता है, झुर्रियाँ मौजूद होता है। तो वो जो झुर्रियाँ हैं उनके बीच में गर्मी के दिनों में क्या होता है, पानी पसीना चलने के कारण वहाँ पर पानी जमा रहता है, और उसके कारण कवकों की तीव्र गति से वृद्धि होती है। और ये जो कवकों की तीव्र गति से वृद्धि होती है तो वहाँ पर किसका निर्माण होता है, सूखी सल्क का निर्माण होता है। जो त्वचा है वहाँ पर जैसे हम लोग का हाथ में कैसे अपरस्थ जैसा बनता है, ठीक उसी प्रकार से सल्क का निर्माण होना शुरू होता है, जिसके कारण व्यक्ति में क्या होती है, तेज खुजली होती है। फिर से रिपीट कर रहे हैं, इस रोग में त्वचा, नाखून, सिरोवल्क, सिरोवल्क का मतलब होता है त्वचा में उपस्थित झुर्रियाँ या त्वचा के बीच में जो गैप होता है, मुड़ने, त्वचा के मुड़ने के कारण जो बनता है, वहाँ पर क्या होता है, सल्क का निर्माण होता है। और ये जो सल्क है उसके कारण क्या होते हैं, वहाँ पर तेज खुजली होता है। अब बात आता है कि इस रोग का संक्रमण कैसे होता है। तो जनरली हम आपको बताएं कि इसका संक्रमण का जो मेन कारण होता है वो 2 चीज होता है, एक तो गंदगी होता है और दूसरा होता है नमी।
कोई नमी जहाँ पर होता है वहाँ पर जो कवक है वो काफी तीव्र गति से क्या करते हैं, वृद्धि करते हैं। तो कह रहा है कि इस रोग का जो संक्रमण होता है वो मिट्टी या किसी संक्रमित व्यक्ति के तौली, कपड़ा या कंघी का हम लोग उपयोग करते हैं तो होता है। आप होता है कि तौली कपड़ा का उपयोग करने से मान लेते हैं स्नान करने के बाद घर में एक ही जो तौली होता है उसी का प्रयोग सब लोग करते रहते हैं। तो अगर मान लीजिए घर में सदस्य, किसी सदस्य को अगर ये बीमारी हुआ है और आप उसी का उपयोग किया हुआ वस्तु का उपयोग कर रहे हैं तो वहां से जो कवक है वो आपके शरीर के ऊपर पहुंच सकता है और उसके कारण आप भी क्या हो सकते हैं, इस बीमारी से संक्रमित। इसका मुख्य जो लक्षण होता है वो तीव्र खुजली होता है। तो सिंपल है ये रिंगवर्म। इसमें कवक का 3 प्रजाति जो है, 3 जनेरा जो है उसके बारे में याद रखना है। और एक सिंपल सा याद रखना है कि ये जो होता है उसमें तेज खुजली होता है और ये संक्रमित व्यक्ति के उपयोग में आने वाले कपड़ा, तौली और जो कंघिया और कई प्रकार के जो वस्तुएं हैं जिनका प्रयोग हम लोग शरीर के ऊपर करते हैं, ऐसे वस्तुओं के उपयोग से होता है। नोट कर लीजिए। उसी में जो नोट किए उसी में नीचे की ओर लिखा हुआ था रिंगवर्म पाउडर माइकोडर्म-सी। ये माइकोडर्म-सी एक पाउडर होता है जिसका उपयोग हम लोग वैसे व्यक्तियों के उपचार में, इनको खुजली होता है उनके लिए करते हैं। नेक्स्ट बीमारी होता है कोलरा। ये हैजा के नाम से भी इसको जाना जाता है और ये जो हैजा है ये कोलरा है, ये कई प्रकार के सूक्ष्म जीवों के द्वारा होता है। यहाँ पर जो हम लोग को पढ़ना है वो बैक्टीरिया वाला पढ़ना है। सबसे पहले बात करते हैं कोलरा होता क्या है। तो यह विब्रियो क्लोरी नामक जीवाणु के संक्रमण से होने वाला रोग है। इसका संक्रमण जो होता है दूषित भोजन एवं जल के द्वारा होता है। तो सिंपल है, कोलरा जो है, कोलरा एक बैक्टीरिया से होने वाला बीमारी है और उस बैक्टीरिया का नाम है विब्रियो क्लोरी। ये जो बैक्टीरिया होता है वो जनरली हमारे शरीर में दूषित भोजन एवं जल के द्वारा पहुंचता है और उसके बाद वैसे व्यक्ति जो इस बीमारी से ग्रसित होते हैं उनमें कई प्रकार के लक्षण, उनमें क्या होता है, जनरली वोमिटिंग शुरू हो जाता है, दस्त शुरू हो जाता है और जब वोमिटिंग और लगातार दस्त होते रहता है तो उस स्थिति में क्या है कि जो व्यक्ति है उसके शरीर से अधिक मात्रा में जो जल है वो बाहर निकल जाता है और जब अधिक से अधिक मात्रा में जल जो है वो शरीर से बाहर निकल जाएगा तो व्यक्ति में जल की कमी हो जाती है और उसको हम लोग क्या कहते हैं, डिहाइड्रेशन। व्यक्ति जो होता है वो डिहाइड्रेशन का शिकार हो जाता है। तो इसका जो मुख्य लक्षण होता है इस बीमारी से ग्रसित होने पर ग्रसित व्यक्ति में लगातार उल्टी एवं दस्त होती है जिससे व्यक्ति डिहाइड्रेशन निर्जलीकरण जिससे व्यक्ति में डिहाइड्रेशन निर्जलीकरण की समस्या उत्पन्न होती है। तो
तो कोलरा जो बीमारी है इसमें सिंपल सी एक बैक्टीरिया के कारण होने वाला रोग है और इस बीमारी से ग्रसित व्यक्ति जो होता है वो लगातार उल्टी और उसको दस्त होते रहता है और लगातार उल्टी और दस्त होने के कारण क्या होता है उससे शरीर के जो तरल होते हैं जो जल होता है वो शरीर से आवश्यकता से अधिक बाहर जब निकल जाता है तो उसके कारण उसके शरीर में तरलों की कमी आती है और शरीर में तरल की कमी जो होती है उसको हम लोग क्या कहते हैं डिहाइड्रेशन कहते हैं, निर्जलीकरण कहते हैं। सिंपल सा डिहाइड्रेशन क्या होता है, लॉस ऑफ एक्सेसिव अमाउंट ऑफ वाटर फ्रॉम बॉडी से क्या होता है एक्सेसिव अमाउंट ऑफ वाटर का जब लॉस होता है निष्कासन हो जाता है उल्टी और दस्त के द्वारा तो उस केस को ही हम लोग क्या कहते हैं डिहाइड्रेशन कहते हैं। और डिहाइड्रेशन जो होता है उसका जो ये जो सिम्टम्स है वो मुख्य रूप से कौन सी बीमारी का होता है, कोलरा का होता है। अब आता है कि अगर व्यक्ति डिहाइड्रेशन का शिकार है तो उसको हम लोग कैसे कंप्लीट कर सकते हैं, रोक सकते हैं। तो वैसे व्यक्ति के लिए ORS का बोल दिया जाता है। ORS का मतलब होता है ओरल रिहाइड्रेशन सॉल्यूशन। तो ऐसे व्यक्ति जो होते हैं उनको इस समस्या को कोलरा को समाप्त करने के लिए उनको हम लोग कौन सा बोल देते हैं, ओरल रिहाइड्रेशन सॉल्यूशन देते हैं। इस रोग के उपचार के लिए या डिहाइड्रेशन की समस्या को कम करने के लिए ORS इसको बोलते हैं ओरल रिहाइड्रेशन सॉल्यूशन। का घोल दिया जाता है। ओरल रिहाइड्रेशन सॉल्यूशन का घोल जाता है। ये जो कोलरा है इसी को हम लोग एक और नाम से जानते हैं, भोजन विषाक्त के नाम से जानते हैं। इस रोग को भोजन विषाक्त फूड पॉइजनिंग के नाम से जाना जाता है, तो सिंपल है, विब्रियो क्लोरी के संक्रमण से होने वाला रोग को हम लोग क्या कहते हैं, कोलरा या हैजा कहते हैं। और इस बीमारी से ग्रसित व्यक्ति जो होता है वो लगातार उसमें दस्त और वोमिटिंग होते रहती है, जिसके कारण शरीर से अधिक मात्रा में जल का हानि जाता है और जल के हानि को हम लोग क्या कहते हैं, डिहाइड्रेशन कहते हैं। और इस डिहाइड्रेशन की समस्या को दूर करने के लिए व्यक्ति को क्या किया जाता है, ORS का घोल पिलाया जाता है। बात बता है कि ये फैलता कैसे है, तो ये एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में दूषित भोजन एवं जल के द्वारा फैलता है। नोट नेक्स्ट जो बीमारी है वो टीबी है। टीबी को हम लोग कई नाम से जानते हैं। इसमें इसको हम लोग क्षय रोग या इसको पूरा नाम इसका जो होता है वो ट्यूबरकुलोसिस होता है, क्लोसिस, और इसी को हम लोग क्षय रोग के नाम से भी जानते हैं, क्षय रोग। शॉर्ट में हम लोग इसको टीबी कहते हैं, पूरा नाम इसका होता है ट्यूबरकुलोसिस, और शॉर्ट में इसको हम लोग क्या कहते हैं, क्षय रोग कहते हैं। अब ये जो टीबी होता है ये जीवाणु से होने वाला, बैक्टीरिया से होने वाला रोग है। वो कौन से बैक्टीरिया से होता है, देखिए यह जो होता है यह माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस नामक जीवाणु के संक्रमण से होने वाला रोग है। इसका जो संक्रमण होता है टीबी का, इस रोग का संक्रमण संक्रमित वायु में सांस लेने से होता है।
ये जो बैक्टीरिया होता है वो श्वास के द्वारा, यह जीवाणु श्वास के द्वारा श्वसन पथ में पहुंचकर उसे प्रभावित करता है। वहां पर जाकर के यही जो जीवाणु जो श्वसन पथ में जाकर क्या करता है, विशेष प्रकार का रसायन स्रावित कर, इसका नाम है ट्यूबरकुलिन। ये ट्यूबरकुलिन क्या करता है, यह जीवाणु श्वसन अंग में, श्वसन पथ में ट्यूबरकुलिन नामक रसायन स्रावित करता है, जो वहां पर मौजूद ऊतकों को क्षति पहुंचाता है। तो सिंपल है, टीबी जो होता है, टीबी को हम लोग ट्यूबरकुलोसिस या क्षय रोग के नाम से भी जानते हैं। और ये जो क्षय रोग या ट्यूबरकुलोसिस जो होता है, ये किसके कारण होने वाला रोग है, एक बैक्टीरिया, इसका नाम है माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस के कारण होने वाला रोग है। और इसका जो संक्रमण होता है वो दूषित वायु में, संक्रमित वायु में सांस लेने से होता है। वैसे व्यक्ति जो टीबी से ग्रसित होते हैं, जब वो खांसते हैं, उनको बार बार खांसी आता है, बार बार छींक आता है, उसके कारण क्या होता है, जब वो खांसते या छींकते हैं तो इसके साथ ही, ड्रॉपलेट के साथ ही, ये बैक्टीरिया जो होता है वो आसपास के हवा में फैल जाता है। और वहाँ पर जो सांस लेने वाले व्यक्ति होते हैं वो उस बैक्टीरिया को श्वास के द्वारा क्या कर लेते हैं, ग्रहण कर लेते हैं। तो ये सिंपल सा बीमारी जो है वो सांस के द्वारा फैल रहा है। तो वैसे व्यक्ति जिनको ये टीबी हुआ होता है उनको भी मास्क लगा करके चलना चाहिए, यहाँ वहाँ थूकने से बचना चाहिए, क्योंकि ये घातक रोग है और एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में ये क्या होता है, आसानी से फैल जाता है। अब बात आता है कि इसमें होता क्या है। तो इस बीमारी में जो जीवाणु है वो सांस के द्वारा क्या कर, जीवाणु जो है वो सांस के द्वारा हमारे श्वसन पथ में चला जाता है, फेफड़ा में चला जाता है और वहां पर पहुंच करके उसको क्या करता है, प्रभावित करता है। यह जीवाणु श्वसन पथ में जाकर के एक विशेष प्रकार के केमिकल जिसका नाम है ट्यूबरकुलिन, और इस ट्यूबरकुलिन नामक रसायन को क्या करता है, स्रावित करता है। और इस रसायन के स्रावित होते ही हमारे जो फेफड़ा होते हैं, वहाँ आसपास मौजूद जो ऊतक होते हैं वो धीरे धीरे क्या होने लगते हैं, टूटने लगते हैं, नष्ट होना प्रारंभ हो जाते हैं। और उनके नष्ट होने के कारण क्या होता है, व्यक्ति जो है वो लगातार खांसते रहता है। तो टीबी के केस में हम लोग जनरल जानते भी हैं कि 2 सप्ताह या उससे अधिक का जो खांसी है वो बहुत सारा विज्ञापनों में लिखा हुआ रहता है कि 2 सप्ताह या उससे अधिक का जो खांसी होता है उसको हम लोग क्या कहते हैं, टीबी कहते हैं। तो ये जो वैसे व्यक्ति जो लगातार खांस रहे हैं उनको जा करके क्या कराना चाहिए, जांच कराना चाहिए कि टीबी है कि नहीं है। खांसी होता है, खांसी के साथ साथ क्या होता है, बड़ी मात्रा में जो बलगम तो आप लोग समझते होंगे, जो खांसने के बाद मुंह में बहुत सारा आ जाता है, ठीक है, उसको हम लोग क्या कहते हैं, बलगम कहते हैं। और वो जो बलगम है बार बार निकलते रहता है और व्यक्ति यहाँ वहाँ थूकते रहता है। तो इसके फैलाव को रोकने के लिए क्या किया जाता है कि व्यक्ति को यहाँ वहाँ थूकने से रोकना चाहिए, उसको मास्क लगा करके चलना चाहिए। और इसका मान लीजिए किसी को इसका लक्षण है, ये सब दिखाई दे रहा है, तो उसको तुरंत जाकर के जांच करवाना चाहिए। ये घातक रोग है और इससे व्यक्ति की जान चली जाती है। तो टीबी के केस में ये क्या होता है, मौजूद ऊतकों को क्षति पहुंचाता है। फिर से रिपीट कर रहे हैं, यह माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस नामक जीवाणु के संक्रमण से होने वाला बीमारी है। और इस बीमारी का जो फैलाव होता है वो संक्रमित वायु में, दूषित वायु में सांस लेने से होता है। ये इस बीमारी में जो बैक्टीरिया है वो मेनली हमारे श्वसन पथ को प्रभावित करता है, जिसके कारण व्यक्ति जो है वो लगातार खांसते रहता है, उसके खांसी के साथ साथ बलगम बाहर निकलते रहता है। कभी कभी अगर इसको इलाज समय पर ना होता है तो बलगम के साथ साथ क्या आने लगते हैं, ब्लड आने लगते हैं। उस स्थिति में व्यक्ति को इलाज कराना चाहिए। और ये सब जो लक्षण दिखाई देता है वो एक केमिकल के कारण होता है, और वो कौन सा केमिकल है, ट्यूबरकुलिन नामक केमिकल है। अब आगे हम लोग बढ़ते हैं, इसके लक्षण के बारे में पढ़ते हैं कि टीबी का लक्षण क्या क्या होता है। तो देखिए लक्षण, सिम्टम्स, इसको नोट कर लीजिए।
के लक्षण को अगर हम लोग देखें तो इस बीमारी में क्या होता रहता है, लगातार खांसी एवं तेज बुखार होता है। तो इसमें लगातार खांसी और तेज बुखार जो है वो टीबी के क्या होते हैं, प्रमुख लक्षण होते हैं। इसके साथ साथ अगर व्यक्ति लगातार खांस रहा है तो खांसी के साथ क्या होता है, रुधिर युक्त बलगम का शरीर से बाहर निकलता है, रुधिर युक्त बलगम का निष्कासन होता है। और जब रुधिर बलगम का निष्कासन होता है तो ही व्यक्ति जाकर के सामान्यतः जाकर के जांच कराते हैं, लेकिन ऐसा नहीं करना चाहिए। अगर लंबे समय तक खांसी रह रहा है तो आपको पहले ही जांच करा लेना चाहिए ताकि इलाज आसानी से हो सके, इलाज जल्दी हो सके। तो ये खांसी के साथ साथ रुधिर युक्त बलगम का बाहर निकलना। दूसरा है रात में सोते समय शरीर से पसीना निकलना। वैसे व्यक्ति जो टीबी से ग्रसित होते हैं तो रात में सोने के बाद क्या होता है, शरीर से पसीना बाहर निकलता है। आप सोचते हैं कि गर्मी के दिन में भी पसीना बाहर निकलता है, तो गर्मी के दिन में पसीना बाहर निकलेगा तो बुखार नहीं होता है। लेकिन जनरली वैसे व्यक्ति जो टीबी से ग्रसित होते हैं तो गर्मी हो या ना हो वो पसीना से क्या होते हैं, लथपथ रहते हैं। उनके शरीर से रात्रि में सोते समय क्या होते रहता है, पसीना बाहर निकल रहता है। और वैसे व्यक्ति को खाना कम कर देते हैं जिसके कारण उनके वजन में क्या आती है, लगातार कमी आती है। अब टीबी का जो जांच होता है, टीबी के जांच को हम लोग क्या कहते हैं, मॉन्टेक्स टेस्ट करते हैं। मॉन्टेक्स टेस्ट कराया जाता है टीबी के लिए। और इसका जो उपचार होता है वो डॉक्टर के निगरानी में होता है। और डॉक्टर के निगरानी में होता है इसलिए इसके उपचार को शॉर्ट में हम लोग क्या कहते हैं, डॉट्स कहते हैं। DOTS आता है कि टीबी के उपचार को क्या कहा जाता है, टीबी के उपचार को हम लोग क्या कहते हैं, डॉट्स कहते हैं। डायरेक्ट ऑब्जर्वेशन ट्रीटमेंट शॉर्ट कोर्स। टीबी का जो उपचार होता है वो डॉट्स होता है। और डॉट्स का मतलब होता है डायरेक्ट ऑब्जर्वेशन ट्रीटमेंट शॉर्ट कोर्स। फिर से रिपीट करें, टीबी जो है एक जीवाणु के संक्रमण से होने वाला रोग है। और इसका जो संक्रमण होता है वो दूषित वायु में सांस लेने से होता है। ज़्यादातर ये फैलने का संभावना जो होता है वो भीड़ भाड़ वाले इलाके में होता है, जैसे मेला हो गया या कोई रैली हो गया, कोई सांस्कृतिक समारोह हो गया। तो वैसे जगहों पर बहुत जगहों के लोग आते हैं और हमें पता नहीं होता है कि आसपास वाला जो व्यक्ति है वो टीबी से ग्रसित है कि नहीं है। अगर वो प्रिकॉशन नहीं ले रहा है, मास्क से चेहरा नहीं ढका हुआ है, तो अगर वो बात करता है, खांसता है, छींकता है तो हवा में बैक्टीरिया फैल जाता है। और अगर आप वहीं पर आसपास मौजूद है तो वो बैक्टीरिया जो है वो आपके अंदर भी क्या हो जाएगा, इंटर कर जाएगा। इसका जो प्रमुख लक्षण होता है वह लगातार खांसी होता है। और खांसी के साथ साथ जो बलगम है, रक्तयुक्त बलगम का निष्कासन ही इसका प्रमुख लक्षण है। अगर इस तरह के लक्षण दिखाई देते हैं तो व्यक्ति जो होता है वो जाता है जांच के लिए। और उसके लिए जो जांच कराया जाता है वो कौन सा होता है, मॉन्टेक्स टेस्ट। और इसका जो उपचार होता है वो डॉक्टर के निगरानी में संभव होता है, डॉक्टर के निगरानी में किया जाता है। इसीलिए इसके उपचार को डायरेक्ट डॉट्स कहते हैं। और डॉट्स का मतलब होता है डायरेक्ट ऑब्जर्वेशन ट्रीटमेंट शॉर्ट कोर्स। दूसरा चीज आता है कि इस बीमारी में हमारे शरीर का कौन सा अंग प्रभावित होता है। तो इस बीमारी में जो हमारे शरीर का अंग प्रभावित होता है वो है हमारा श्वसन अंग, फेफड़ा और जो श्वसन पथ होते हैं वो प्रभावित होता है। और इस प्रभावित करने के लिए जो रसायन जिम्मेवार होता है उस रसायन का नाम है ट्यूबरकुलिन। इसको नोट कर लीजिए। नेक्स्ट बीमारी आगे देखते हैं। नेक्स्ट जो बीमारी है वो एलर्जी है। और एलर्जी जो होता है इससे लगातार लगभग मैक्सिमम लोग ग्रसित होते हैं। एक सामान्य कॉमन बीमारी है जो मौसम बदलने के कारण या कोई व्यक्ति जो है वो स्थान पर जब परिवर्तित करता है तो उसके कारण क्या होता है, वो सामान्य रूप से सर्दी और खांसी से ग्रसित जाता है। और ये जो सामान्य रूप से उत्पन्न होने वाले सर्दी और खांसी होते हैं ये एक प्रकार से एलर्जी के मुख्य लक्षण होते हैं। तो सबसे पहले समझते हैं कि एलर्जी होता क्या है। तो सबसे पहले क्या होता है कि जब हम लोग स्थान परिवर्तित करते हैं, मौसम जो है वो परिवर्तित होता है, तो उस दौरान क्या होता है, वातावरण में बदलाव के कारण क्या होता है कि पर्यावरण में मौजूद जो कुछ प्रतिजन होते हैं, प्रतिजन का मतलब बाह्य पदार्थ, कोई भी बाह्य पदार्थ जो आपके शरीर में बाहर से अंदर की ओर इंटर करता है वो सब के सब क्या कहलाते हैं, प्रतिजन कहलाते हैं। तो वातावरण में परिवर्तन के कारण क्या होता है, जो मौजूद पदार्थ प्रतिजन होते हैं उनके विरुद्ध में हमारे शरीर का जो प्रतिरक्षा तंत्र होता है वो अनुक्रिया करता है, उनके साथ क्रिया करता है। और ये जो अतिरंजित अनुक्रिया है जो हमारे प्रतिरक्षा तंत्र में बाह्य पदार्थों के प्रति होता है, उस अतिरंजित अनुक्रिया को ही हम लोग क्या कहते हैं, एलर्जी कहते हैं। तो एलर्जी का सीधा सा मतलब है कि किसी भी पर्यावरण में मौजूद किसी भी बाह्य पदार्थ के प्रति अगर हमारे शरीर में किसी भी प्रकार के अतिरंजित अनुक्रिया हो रहा है तो उस अतिरंजित अनुक्रिया को हम लोग क्या कहते हैं, एलर्जी कहते हैं। और ऐसे पदार्थ
जो एलर्जी के लिए जिम्मेवार होते हैं, जिन पदार्थों के कारण हमारे शरीर में अतिरंजित अनुक्रियाएं हो रही हैं, ऐसे पदार्थों को हम लोग क्या कहते हैं, एलर्जन कहते हैं। दोनों में फर्क है। एलर्जी जो हमारे शरीर में अनुक्रिया हो रहा है, उस अनुक्रिया को हम लोग क्या कहेंगे, एलर्जी कहेंगे। और इस एलर्जी के लिए जो पदार्थ जिम्मेवार होते हैं, उन पदार्थों को हम लोग क्या कहते हैं, एलर्जन कहते हैं। अब बात आता है कि ये इसमें कौन कौन से एलर्जन हो सकते हैं। तो जो परागकण होते हैं, परागकण हवा में होते हैं, धूलकण होते हैं, एनिमल डेंडर होता है, कई तरह के हेयर सेल होते हैं, डेड सेल होते हैं, ये सब के सब वायुमंडल में होते हैं। और जब ये सांस के द्वारा अंदर जाते हैं तो इनके विरुद्ध में हमारे प्रतिरक्षा तंत्र में अनुक्रियाएं प्रारंभ हो जाती है, और इन अनुक्रियाओं को ही हम लोग क्या कहते हैं, एलर्जी कहते हैं। अब बात आता है कि इस एलर्जी का लक्षण क्या होता है। इसमें कॉमन सिम्टम्स है, सामान्यतः खांसी सर्दी हो जाता है। देखिए, तो लक्षण में आता है सर्दी, खांसी, आंख एवं नाक का बहना। आंख और नाक का बहना तो समझते होंगे। आंख का बहना होता है कि आंख जो है उसमें हमेशा पानी जैसा मौजूद रहेगा, ठीक है ना। उस पानी जैसे आंख जैसे आंसू जैसे भरा रहता है, ठीक उसी प्रकार से भरा रहता है। नाक का बहना तो आप लोग समझते हैं बेहतर से। तो एलर्जी के दौरान क्या होता है कि सर्दी होती है, खांसी होती है, आंख एवं नाक का बहना, चेहरा जो है वो व्यक्ति का लाल हो जाता है, चेहरा लाल होना, और साथ साथ व्यक्ति को सांस लेने में दिक्कत होती है, कठिनाई होने लगती है एलर्जी के केस में। अब आता है कि ये एलर्जी जो होता है ये कैसे होता है। तो सबसे पहले जब कोई भी प्रतिजन हमारे बॉडी में इंटर करता है, तो उसके इंटर करने के बाद हमारे जो मास्ट कोशिकाएं होती हैं वो क्या करते हैं, दो प्रकार के रसायन स्रावित करती हैं। और मास्ट कोशिकाओं से स्रावित होने वाला जो रसायन है वो है हिस्टामिन और सीरोटोनिन। ध्यान रखना, ये एनसीईआरटी में दिया हुआ है कि एलर्जी प्रक्रिया के दौरान कौन कौन से रसायन स्रावित होते हैं और ये कहाँ से स्रावित होते हैं। तो एलर्जी प्रक्रिया जो होता है उसके दौरान हमारे शरीर में दो प्रकार के रसायन स्रावित होते हैं, हिस्टामिन और सीरोटोनिन। और हिस्टामिन और सीरोटोनिन दोनों के दोनों कहाँ स्रावित होते हैं, मास्ट कोशिका से स्रावित होते हैं, मास्ट कोशिका। अब ये जो मास्ट कोशिकाएं हैं, जैसे ही हिस्टामिन और सीरोटोनिन स्रावित होता है, हमारे शरीर में एलर्जी के जो लक्षण होते हैं वो दिखाई देना प्रारंभ हो जाते हैं। तो उसको काउंटर करने के लिए हमारा बॉडी जो है वो क्या करता है, एक विशेष प्रकार के इम्यूनोग्लोबिन का निर्माण करता है। हम लोग 4-5 प्रकार के इम्यूनोग्लोबिन पढ़ चुके हैं, IgA, IgD, IgE, IgE और IgM। तो उसमें से जो IgE इम्यूनोग्लोबिन होता है वो किसके दौरान स्रावित होता है, एलर्जी के दौरान स्रावित होता है। तो लिखा हुआ है कि एलर्जी के दौरान उत्पन्न होने वाला इम्यूनोग्लोबिन जो होता है वो IgE होता है। क्वेश्चन पूछता है कि एलर्जी के दौरान कौन सा इम्यूनोग्लोबिन बनता है, या तो वो कौन सा इम्यूनोग्लोबिन होगा, IgE होता है। इसके बाद बात करते हैं कि अगर एलर्जी प्रक्रिया बढ़ते जा रहा है तो उसके लिए हम लोग क्या करते हैं। तो उसके लिए, उसके उपचार के लिए, उसके रोकथाम के लिए हम लोग इसके विरुद्ध में काम करने वाले रसायनों का प्रयोग करते हैं। और एलर्जी प्रक्रिया को कम करने वाले जो रसायन होते हैं वो एंटी हिस्टामिन होता है। एंटी का मतलब अगेंस्ट होता है, और हिस्टामिन जो है वो एलर्जी के लिए जिम्मेवार है, और इसके अगेंस्ट में काम करने वाला जो दवा होगा, रसायन होगा, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, एंटी हिस्टामिन बोलेंगे। एड्रीनलिन हार्मोन और स्टेरॉइड हार्मोन होता है, ये दोनों के दोनों जो तीनों के तीनों जो हैं ये एलर्जी प्रक्रिया को हमारे शरीर में कम करने के लिए कार्य करते हैं। आगे बढ़ते हैं, फिर से एक बार रिपीट करते हैं। एलर्जी जो होता है वो पर्यावरण में मौजूद कोई भी बाह्य कण, उनके प्रति अगर हमारे शरीर में किसी प्रकार के अतिरंजित अनुक्रियाएं हो रही हैं तो उसी को हम लोग बोलते हैं एलर्जी। और ऐसे पदार्थ जो एलर्जी के लिए जिम्मेवार होते हैं, ऐसे पदार्थ को हम लोग एलर्जन कहते हैं। एलर्जन बात आता है तो उसमें धूल करा जाता है, पराग करा जाता है, एनिमल डेंड्रफ हो जाते हैं, या कई प्रकार के जो सेल होते हैं, मृत सेल जो हवा में तैरते रहते हैं, उनको जब सांस के द्वारा ग्रहण करते हैं तो ही एलर्जी होता है। बात आता है कि एलर्जी का लक्षण क्या होता है। तो एलर्जी का जो लक्षण होता है वो सर्दी हो गया, खांसी हो गया, नाक बहना, आंख में पानी, पनेली आंखें का मतलब होता है आंख में पानी हमेशा रहना, साथ ही साथ चेहरा लाल होना। और वैसे व्यक्ति जो ज़्यादा एलर्जी से ग्रसित है तो उनको सांस लेने में भी क्या होती है, कठिनाई होती है। और इन सभी के लिए जो जिम्मेवार होता है वो दो रसायन जिम्मेवार होता है, एक होता है आपका हिस्टामिन और दूसरा होता है सीरोटोनिन। हिस्टामिन और सीरोटोनिन दोनों के दोनों जो रसायन होते हैं वो हमारे मास्ट कोशिकाओं से स्रावित होते हैं। अब ये जब स्रावित हो रहे हैं तो हमारे शरीर में एलर्जी होता है, और इस प्रक्रिया को कम करने के लिए, धीमा करने के लिए हमारा जो प्रतिरक्षा तंत्र होता है एक इम्यूनोग्लोबिन का निर्माण करता है, उसी समय स्रावित करता है। और एलर्जी के दौरान जो स्रावित होने वाला इम्यूनोग्लोबिन है वो कौन होता है, IgE। अगर मान लीजिए कि यहाँ से अपने आप कंट्रोल नहीं हो रहा है, सामान्यतः ये 3 से 4 दिन में अपने आप
कंट्रोल हो जाता है। लेकिन वैसे व्यक्ति जिनमें एलर्जी प्रक्रिया जो है वो कंट्रोल नहीं होता है, तो वैसे व्यक्तियों के उपचार के लिए, एलर्जी प्रक्रिया को कम करने के लिए हम लोग कई प्रकार के रसायन का प्रयोग करते हैं। उनमें से आता है प्रतिहिस्टामिन, एड्रेनालिन और स्टेरॉइड। तो ये सब के सब जो रसायन होते हैं उनका हम लोग एलर्जी की प्रक्रिया को कम करने के लिए करते हैं। कोशिश करिए इसको आप नोट कर लीजिए। और आगे इसके बाद जो है वो एलर्जी जो है, एलर्जी के बाद हम लोग एलर्जी से संबंधित कुछ और बीमारियों के बारे में पढ़ना है। पिछले साल एक और क्वेश्चन आया था हे ज्वर, और ये जो हे फीवर होता है वो भी एलर्जी से संबंधित होता है। तो उसके बारे में हम लोग कोशिश करेंगे कि अगले क्लास में पढ़ें। आप इसको आराम से क्या करिए, नोट करिए और कोशिश करिए पढ़ने के लिए, बार बार यूज करें। बहुत सारे लोग जो हैं वो वीडियो को एक बार ऐसे ऑन कर ले रहे हैं, उसके बाद नहीं पढ़ रहे हैं आगे। तो कोशिश करिए आप उसको पूरा पढ़ें। आपके लिए बोल रहे हैं हम लोग, आपके लिए कर रहे हैं। अगर आप नहीं करिएगा तो मत पढ़िए। हमारा जो काम है हम लोग का वो कर रहे हैं, तो कोशिश करिए उसको नोट करें। एनसीईआरटी पढ़ते रहें, नोट कर लीजिए।